किसी को शक नहीं होगा कि आने वाले महीनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, वी डोंट नो, कुछ ना कुछ उस तरफ से होना तो है। There is also a clear sense on both sides कि एस्केलेशन जो है उसको आप हाथ से निकलने नहीं दे सकते। अगर वो हाथ से निकल गई देन इट विल बी अ स्टोन एंड फ्री फॉल। नेक्स्ट क्राइसिस में विनिंग पोजीशन कहाँ पे दोनों साइड्स जाके रुकेंगी, मेरा ख्याल है ये एक बहुत दोबारा एक खतरनाक और खौफनाक किस्म का सिनेरियो है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर में जो एक बहुत बड़ा गैप है, मेरा ख्याल है वो गैप कम से कम मुझे कम होता हुआ नजर आया। हमारा जो रिस्पॉन्स था दैट वाज नॉट QPQ प्लस। QPQ प्लस मीन्स मोर देन व्हाट यू हैव डन टू अस। इंडिया हमला करे, हम इंडिया का हमला होने दें और उसके बाद फिर हम कुछ जवाब दें, या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं। Then you hit them hard, deep and repeatedly. अस्सलामुअलैकुम, फहाद हुसैन विद अनदर पॉडकास्ट ऑन माय डिजिटल चैनल। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। की क्वेश्चन, आज मेरे पास दो मेहमान हैं। अगर नेक्स्ट टाइम भी इस तरह का कोई सिचुएशन डेवलप होती है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, वही जो इस बार था, या हमें अपने लिए भी एक नया नॉर्मल ढूंढने की जरूरत है? क्योंकि मेरे ख्याल में ये किसी को शक नहीं होगा कि आने वाले महीनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में, वी डोंट नो, कुछ ना कुछ उस तरफ से होना तो है। जितना ज्यादा मसला मोदी गवर्नमेंट के लिए खड़ा हो गया है और जिस तरीके से भारत को ये शिकस्त हुई है और अब वो एक्नॉलेज भी हो रही है हर हवाले से। आज तो उनके जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने खुद भी एक्नॉलेज कर दिया कि उनके जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो ये डिटेल्स अब सामने आएंगी और जितनी ज्यादा डिटेल सामने आएंगी उतना ज्यादा मोदी गवर्नमेंट पर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो ये राउंड वन था। नेक्स्ट टाइम कहीं ना कुछ तो होना है। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन? हमें ज्यादा अग्रेसिवली इसको टैकल करना चाहिए, या हमें बस वेट करना चाहिए कि अगली बारी जब भी भारत ने कोई फैसला किया तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करें? ये की सवाल है जो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, और दो बहुत ही रेलेवेंट और क्वालिफाइड मेहमान हमें ज्वाइन करें। मैं उनका तारुफ कराता हूँ। प्रोफेसर फरहान सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब जो है, ही टीचर्स एट द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में। पब्लिश्ड इनके आर्टिकल्स भी आते हैं, जिसका मैं एक जिक्र करूंगा। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है अभी ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिजॉल्व पैराडॉक्स, बात करेंगे उनसे। और ऑथर भी हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से उनकी एक किताब भी शाया हुई है। तो a very well established, well known and well respected expert on international relations, और इस इशू पे ऑब्वियसली उनकी बहुत अच्छी कमांड है। जाज हैदर साहब, एज द क्लीशे गोज, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस कराना जरूरी होता है। जाज हैदर साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट एंड एनालिस्ट, अखबार के एडिटर भी रह चुके हैं, टेलीविजन पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं, तज्जिया भी करते हैं। सीनियर रेजिडेंट फेलो एट द सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ पे उनसे मुंसलिक भी हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो मामला हैं उनकी स्पेशलिटी है, और उस पर जब से इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस पर एजाज साहब के एजेंडा सेटिंग किस्म के राइट अप्स और कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, वो दिन आखिर आ गया जो आना ही था, कि इंडिया ने एडमिट कर लिया, और ये करना ही था। सवाल ये था कि कब करेंगे, कौन करेगा और कितना एडमिट करेगा। तो आप जो ताज़ा खबर है वो ये कि उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग को ये कह दिया है कि हमारे यहाँ हमारे जहाज गिरे। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने गिरे, बट उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी बट व्हाई। सो क्लियरली वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे जहाज भी गिरे हैं। में उससे जो है वो हमने फिर देखा कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, उनकी कमजोरियां क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। ये जाहिर बात है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जब इस तरह बोल रहे हैं तो एकदम तो नहीं बोला। तो यू थिंक देव नाउ रीच्ड अ कंक्लूजन के अब हम और ज्यादा डिनाइल में नहीं रह सकते, पब्लिकली कह दिया जाए? क्या, हाउ डू यू रीड दिस?
शुक्रिया फाद। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ आपके इब्तदाइये में से उठाना चाहता हूँ जो कि मेरे ख्याल में बहुत अहम है। इस हवाले से कि दोनों अतराफ में बात हो रही है। भारत कह रहा है कि वो जीत गया और पाकिस्तान हार गया, हम कह रहे हैं कि वो हार गए, हम जीत गए। लेकिन आपने अपने इब्तदाइये में बात यह की कि ये मामला जो है आगे जा सकता है, यानी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है भारत और पाकिस्तान का, ये मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में, जिसको भी आप ले लें, ये लड़ाई जारी है। तो और हम इसके ऊपर घूम के आएंगे, और मेरे ख्याल में फरहान साहब का जो मजमून जिसका आपने जिक्र किया उसका एक बहुत गहरा ताल्लुक है इस सवाल के साथ, और इसमें जो डिटेरेंस की बात होती है वो भी एक बहुत अहम सवाल उठता है इस हवाले से। तो अगर तो ये है कि आपने देखा होगा कि मगरबी मुबसरीन जो हैं और जो तज्जियाकार हैं वो बार बार, सब नहीं लेकिन ज्यादातर, उनको चूंकि आदत हो चुकी है गुज़श्ता 25 साल में एक खास अंदाज से पाकिस्तान और भारत को देखने की, तो वो ये बार बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने की अ, कि भारत ने अपने अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए और भारत ने एक अपनी नई हिकमत अमली जो है हम्म। उसको वो तश्कील दे दी। अब वो स्क्वायर नहीं होता कि अगर तो वाकई अहदाफ हासिल हो गए, अगर तो भारत पाकिस्तान को डिटर कर सकता है तो इसका मतलब है कि भारत की हिकमत अमली कामयाब हो गई। लेकिन अगर उसी मजमून में वो मुबसर आगे जाके ये कह रहा है कि आगे मुस्तकबिल में जंग का अंदेशा है, तो इसका मतलब है कि वो जो पहला प्रेमिस है वो गलत है। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं आई तो इसका मतलब है कि डिटेरेंस नहीं आई, और अगर डिटेरेंस नहीं आई तो फिर वो क्या अहदाफ, वो फिर एक खुला सवाल हो जाता है, और इसकी तरफ हम वापस आएंगे। जहां तक बात है इसी जो शैंग्रीला डायलॉग में जो जनरल अनिल चौहान ने बात की, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देखिए फाद, ये जो सब हुकूमतों को पता है, फ्रांस को भी पता है, भारत को खुद भी पता है, अमेरिका को भी पता है, सबको पता है। लेकिन अब चूंकि सवालात उठ खड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कोई एयरबस का या बोइंग का क्रैश हो जाए तो बोइंग और एयरबस जो है वो अपनी टीम भेजती हैं, वो कहते हैं कि आके देखते हैं उसका फोरेंसिक, उसका जो है वो पूरा मामला करते हैं, ताकि फिर उसके हिसाब से अगर खुदा ना खास्ता कोई फनी खराबी थी तो फिर वो जहाज की जो उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग है उस सिस्टम्स की, उनको वो इम्प्रूव करना होता है। इसी तरह दसो जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, वो उनका क्राउन जूअल है रफाल जो है, उनके सौदे हुए में है दूसरे ममालिक के साथ, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें हमें जानना है कि ये क्या हुआ है, तो आप उनको रोक तो नहीं सकते। तो ये खबर तो फाद निकलनी ही निकलनी थी। अभी आप देखेंगे कि ये S-400 का जो चीज बोर्ड रेडार है उसकी भी निकल आएगी खबर, क्यों भी तो निकलेगी। इशू ये नहीं। लेकिन बात जो है, और यहां पे मैं इख्तिताम करता हूं, कि देखिए इट्स नॉट अबाउट बीन काउंटिंग कि किसने किसके कितने गिरा दिए और किसने किसको कितने लोग मार दिए। बड़ा इशू ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो है हम्म। जिसका ये जिक्र हो रहा है, इसके अंदर मैं एक चीज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो अनिल चौहान ने की, और वो फरहान साहब फिर उसके ऊपर कमेंट जो he said, and I quote from what he said: I personally feel that there is a lot of space between conduct of conventional operations and the nuclear threshold. And he also said something very important, that channels of communication with Pakistan were always open to control the situation. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इस मसले को देखना है कि एक न्यूक्लियर डायड में वो थ्रेशोल्ड कहाँ पे है, वो लेवल कहाँ पे है। क्योंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपके पास छोटा बैंड है, अब बात हो गई कि आप बैंड को बढ़ाना चाह रहे हैं, किस हद तक बढ़ाएंगे आप। और दूसरा जो उसने बात की कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन वर ओपन, तो इसका मतलब है कि देर इज ऑल्सो अ क्लियर सेंस ऑन बोथ साइड्स हम्म। के एस्केलेशन जो है उसको आप हाथ से निकलने नहीं दे सकते। अगर वो हाथ से निकल गई देन इट विल बी अ स्टोन एंड फ्री फॉल। हम्म। तो ये जो बिल्कुल जो जो प्रोफेसर फरहान जो अभी एजाज साहब ने बात की, ये इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके बयान की, और वो आके और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू अगर वो दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको पता है कि उनसे ये सवाल तो होना है। तो वो ये तैयारी करके आए थे कि जब मेरे से ये सवाल होगा तो मैं उसका किस तरीके से जवाब दूंगा, और फिर उसके बाद
जो ये बात हुई कि जी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल के दरमियान जो स्पेस है वो हमने बढ़ा ली है, वो भी, ये भी मैसेज वो ओपनली देना देना चाह रहे थे, चुनाचे उन्होंने इंटरव्यू में दिया। ये जो मैसेजिंग है जो वो कर रहे हैं, इसको आप कैसे रीड करते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी apparatus पहली बार आकर पब्लिकली जब इंटरव्यू देते हैं तो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ एक्नॉलेजिंग के जहाज गिरे हैं, और दूसरा ये कहना कि जी हमारे हमें स्पेस ज्यादा मिल गई है न्यूक्लियर की ओवरहैंग के नीचे। थैंक यू फॉर हैविंग मी फाद साहब। मेरे ख्याल में इसके इस स्टेटमेंट के साथ साथ कल भी एक स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 5 हमारे जहाज जो है वो गिरे हैं। और उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी साहब के होते हुए इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जाएगी मजीद इसकी। और वो ये बताते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडिया की इस क्राइसिस ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से और जो एंड रिजल्ट उसका निकला उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। और वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो एक डिबेट और क्रिटिसिज्म शुरू हो गया खासतौर पे कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें तो उसमें ये नजर आता है कि डिड नॉट प्ले आउट द वे दैट नरेंद्र मोदी द बीजेपी द गवर्नमेंट वांटेड टू प्ले इट आउट। मेरे ख्याल में जो जरूरी चीज है समझना हमें जो जो रिसेंट जो क्राइसिस हुआ है दोनों मुल्कों के लिए भी ये है कि ये बहुत ही खौफनाक और बहुत ही खतरनाक क्राइसिस था। कि इंडिया पाकिस्तान ने इस दफा एक नई तारीख रकम की है हॉस्टिलिटीज की एस्केलेशन की किसी भी दो न्यूक्लियर एडवर्सरीज के दरमियान। ये पहले कभी नहीं हुआ कि एयर वॉरफेयर हुई है दो न्यूक्लियर एडवर्सरीज के दरमियान, कि मिसाइल्स मारे गए हैं पॉपुलेशन सेंटर्स पे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कि ड्रोन वॉरफेयर हुई हो, साइबर टेक्नोलॉजी हुई। तो जो गैप की बात हो रही है कि जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर में जो एक बहुत बड़ा गैप है, मेरा ख्याल है वो गैप कम से कम मुझे कम होता हुआ नजर आ रहा है इस क्राइसिस एपिसोड कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन 2019 पुलवामा बालाकोट, कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन उरी 2016। कि पिछले 9 सालों में हमें ये मिलिटराइज डायनामिक और मिलिटराइज क्राइसिस का जो प्ले आउट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो उसमें तो मुझे ये गैप कम होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि जी अनिल चौहान ने कि जी देयर वाज कम्युनिकेशन विच वॉज टेकिंग प्लेस, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है वो सवाल थे कि क्या कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही। और वो डिटर्मिन करेगा कि नेक्स्ट क्राइसिस किस तरह प्ले आउट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम है और जो नेक्स्ट क्राइसिस जो कि डेफिनेटली आएगा वो ये है कि जो विनिंग पोजीशंस जो तलाश करते हैं, जो जिस आर्टिकल का आपने तस्करा किया, बस जल्दी से मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँ कि जब एक क्राइसिस प्ले आउट होता है तो उसमें रिजॉल्व का अमल दखल बड़ा होता है कि दोनों एडवर्सरीज ये चाह रहे होते हैं कि जी हम जीत जाए दूसरा हार जाए। तो 3 तरीके हैं जिससे क्राइसिस से खत्म हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, डी एस्केलेशन हो सकती है अगर हम इस रिजॉल्व को सामने रखें। पहला तो ये है कि जी एक एडवर्सरी जीत जाए दूसरा हार जाए, क्राइसिस खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस म्यूचुअल कंसेशंस और म्यूचुअल जो है वो अग्रीमेंट के जरिए उसको खत्म किया, कंसेशंस दिए एक दूसरे को और अग्रीमेंट्स किए जिसमें टेसिट अग्रीमेंट्स भी थे, एक्सप्लिसिट अग्रीमेंट्स भी थे, उसके डिटेल में नहीं जाना। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो क्राइसिस बार्गेनिंग मॉडल है, ये मेरा ख्याल है एक तीसरा लेसन हमें दे रहा है। और वो ये है कि जी दोनों साइड्स ये कह रही हैं कि जी हम जीत गए, अगला हार गए। यानी अपने अपने तौर पे वो दोनों ये अज्यूम कर रहे हैं कि जी हम कौन जीता कौन हारा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों साइड्स ये अज्यूम कर रही है कि हम जीत गए। तो खतरा ये है, यहाँ पे मैं बात खत्म करूंगा, खतरा ये है कि जो ये विनिंग पोजीशन ढूंढते हैं क्राइसिस को खत्म करने के लिए रिजॉल्व का इस्तेमाल करते हुए, वो विनिंग पोजीशन अगली क्राइसिस में कहाँ हासिल होगी, ये एक बहुत बहुत बड़ा और गहरा चैलेंज है। तो यहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन्स एंड एनीथिंग यू नो these technologies were used,
नेक्स्ट क्राइसिस में विनिंग पोजीशन कहाँ पे दोनों साइड्स जाके रुकेंगी। मेरा ख्याल है ये एक बहुत दोबारा एक खतरनाक और एक खौफनाक किस्म का सिनेरियो है, जिसे हम्म। हमें समझने की और उस पर सोचने की जरूरत है। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी अभी हम और बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जो अब जहाँ पे आपने बात की अभी खत्म की है एजाज साहब, वहीं से मैं जरा इसको जोड़ना चाहूंगा कि नेक्स्ट क्राइसिस जब भी आएगा, और अगेन मेरे ख्याल में हम सारे ही एग्री करेंगे कहीं ना कहीं तो वो होना ही है। सो हमने देखा कि मोदी ने ये कह दिया है कि जी कश्मीर में अगर कुछ भी होगा तो हम पाकिस्तान को जो है वो एक बार फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। और वो उन्होंने एक अपना ये बयानिया बना दिया है कि हमें अब स्पेस मिल गई है कि हम अक्रॉस दी एलओसी नहीं है, अक्रॉस द बॉर्डर आके पंजाब में या केपी में या कहीं भी जो है हम हिट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो क्योंकि वो इस तरीके से उन्होंने अपनी एक पोजीशन भी इस्टेब्लिश कर दी है और एक अपनी पब्लिक के सामने ये एक भड़क भी मार दी है कि हम करेंगे। सो हमने उसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। ऑब्वियसली इंडिया भी अपने लेसन लर्न करेगा, और वो कह दिया ऑलरेडी आज जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान साहब, उन्होंने कि हम कि वाई वी फाइंडिंग आउट वाई प्लेन्स फेल। हमने भी अपने लेसन जो है वो ड्रॉ करने हैं। सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं कि अगर अगली बारी इस तरह का कोई क्राइसिस खड़ा होता है तो हमारा रिस्पॉन्स वही होना चाहिए जो इस बार था, कि हम वेट करें, हम डिनाई करें, और फिर हम इंडिया हमला करे, हम इंडिया का हमला होने दें, और उसके बाद फिर हम कुछ जवाब दें, या हमारे पास कोई और ऑप्शन भी है। अच्छा, मैं रिवर्स में इसको शुरू करता हूँ क्योंकि आई ऑल्सो वांट लिंक अप व्हाट आई वांटेड टू से विद जो फरहान साहब ने बात की। जी। लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है, और मैं वापस घूम के इस पे आऊंगा, कि हमने अपना न्यू नॉर्मल जो है वो इस्टेब्लिश करना है। वो क्या होगा, लेट मी कम टू दैट। लेकिन जो उससे पहले जो अहम बात है वो ये है कि जो फरहान साहब ने बात की, कि देखिए इससे पहले सिर्फ दो मिसालें हैं न्यूक्लियर डायट्स की जहां पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई। एक तो कोरियन वॉर में, लेकिन वो सरप्टिशियस था कि सोवियत पायलट्स जो हैं वो दे वर फ्लाइंग सम ऑफ द प्लेन्स। लेकिन उसको इस तरह है कि जैसे हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्लेन्स फ्लाई किए अगेंस्ट इजरायली एयरफोर्स 67 की जंग में भी और 73 की भी, लेकिन उसमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है डिटेरेंस की जो हम बात करते हैं, कि उसमें हुआ क्या। दोनों अतराफ जो हैं, 13 दिन का जो वो एक मामला था, उसमें व्हेन दे वॉकड अवे तो उन्होंने मोरलेस दे ड्रू द सेम लेसन्स। तो उसकी जो अहमियत है वो ये है कि डिटेरेंस कैसे एस्टेब्लिश हुई, कि जो एस्केलेशन का रिस्क है वो हाईलाइट हुआ, और हम्म। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन की अहमियत है वो इस्टेब्लिश हुई, और साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो एक इस्टेब्लिश हुए। कि अब मिसाल के तौर पे ये क्यूबा से सोवियत यूनियन के मिसाइल्स निकालने का तो सबको पता है, लेकिन जो लेसर नोन फैक्ट है वो ये है कि अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल रखे हुए थे, वो मिसाइल फिर अमेरिका ने तुर्की से निकाल लिए। तो यहां पे मामला ये है कि जितने भी क्राइसिस हुए हैं अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें दोनों जो अतराफ हैं दे हैव वॉकड अवे ड्रॉइंग डिफरेंट लेसन्स। हम्म। तो जब हम्म। तक आप जो सबक सीखेंगे किसी भी एक कॉन्फ्लिक्ट से, अगर उसके अंदर एक समझता है कि वो जीत गया, दूसरा समझता है वो जीत गया, इसका मतलब है कि आपने यू हैव किक्ड द कैन डाउन द रोड, और एक और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होगा ही होगा। अब वो कब होगा उसका आपने खुद जिक्र कर दिया, कि भारत के वजीर आजम की सरकारी सरकारी बयान है जो उसने अपनी कौम को खिताब में कहा, कि ये एक दो तीन चीजें की, कि एक तो ये कि ये सीज फायर जो है ये एक वक्फा है, ये जंग खत्म नहीं हुई। हम्म। उसके साथ जुड़ा हुआ मामला ये है कि जब भी कोई हमला होगा हम उस हमले को जोड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। सो कोई भी हमला भारत में मीन्स के भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। और ठीक। तीसरी इसके साथ जो बात ये थी वो ये थी कि हमें किसी सबूत देने की जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने एक ऑटोमेटिसिटी क्रिएट की है कि ऑटोमेटिकली
हमला होगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं फाद, और ये इसलिए ये तकरीर चूंकि इस 4 दिन की 4 रोजा जंग के बाद हुई, क्योंकि मगरबी सफारतकारों ने और मगरबी हुकूमतों ने बार बार भारत से ये पूछा कि जनाब स्मोकिंग गन किधर है, हम्म, हमें स्मोकिंग गन। तो आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और भी जो बड़े अखबार की खबरें थी वो यही थी कि जब सफारतकारों को बुला के भारत ने अपना केस उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं दिए जो कि इस हमले को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। हम्म, और वन ऑफ द रीजंस, नॉट द ओनली रीजन, लेकिन एक वजह जो भारत को सिफारती कामयाबियां नहीं मिली, जिनके ऊपर भारत का दारोमदार रहा है हमेशा, वो इसीलिए नहीं मिली कि लोगों ने कहा कि जनाब आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने जंग छेड़ देनी है पहले हाथ ही, कि हमेशा वॉर इज सपोज टू हम्म, बी समथिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, नॉट हम्म, ऑफ फर्स्ट रिजॉर्ट। तो इसलिए भी सिफारती कामयाबी। अब मैं आता हूं न्यू नॉर्मल की। देखिए फहद, बात यह है कि अगर आप इस वक्त पढ़ें जो तहरीरें आ रही हैं और जिसके अंदर बदकिस्मती मैं इसलिए कहूँगा कि उनमें से कुछ लोगों को के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छे स्कॉलर्स भी हैं, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने भारत की ये जो एक हिकमत अमली कह लें या पॉलिसी कह लें, जो भी आप इसको कह लें, उसको उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग देनी है। सब ने नहीं, क्योंकि कुछ ने तो ये कहा है और वाजे तौर पे कहा है कि जनाब आप जो जो ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं इसमें आपने अपनी ऑप्शंस जो हैं उनको बिल्कुल बढ़ा, मतलब कम क्या किया है, उसको सिर्फ एक टांग पे खड़ा कर दिया है। हम्म, और वो ये है कि जब भी ये होगा पाकिस्तान के खिलाफ जंग होगी। तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी में यू इंक्रीज योर ऑप्शंस, यू डोंट रिड्यूस योर ऑप्शंस। लेकिन बाकी लोगों ने ये फैसला किया कि इसको एक इंटेलेक्चुअल अंडरपिनिंग दें, कंसेप्चुअल अंडरपिनिंग दें, और उसके अंदर ये बताने की कोशिश करें कि जी ये एक नई हिकमत अमली है, और इसमें इसका जो इसको कोरियोग्राफ और इसके जो टर्म्स है वो कौन सेट करेगा? वो भारत सेट करेगा। हम्म, मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान ने अगर इस साइकिल को तोड़ना है तो फिर टर्म्स जो हैं वो हमने सेट कर, ठीक, वो हम भारत को इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि वो इसकी टर्म्स सेट करे, वो इसको कोरियोग्राफ करे। और इसमें मैं ये भी कहता चलूं, और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, कि हमारी पॉलिसी जो थी क्विड प्रो क्वो प्लस, क्यूपी क्यू प्लस, हमारा जो रिस्पॉन्स था दैट वाज नॉट क्यूपी क्यू प्लस। हम्म, क्यूपी क्यू प्लस मीन्स मोर देन व्हाट यू हैव डन टू अस। हम्म, ठीक है, मोर क्विड फ्रॉम आवर साइड कंपेयर टू योर को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आवर रिस्पॉन्स वाज अंडरवेलमिंग। हम्म। और मैं उसकी अगर एक वजह ये हो सकती है, सॉरी मैं सिर्फ एक बात का दावा, उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम इसको एस्केलेशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे साथ ही साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसे वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स थे जो हमने इस्तेमाल नहीं किए। मसलन हमने हम्म, अपने क्रूज मिसाइल्स बाबर भी नहीं इस्तेमाल किया, राद इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो डिक्लेयर डुअल यूज है। हम्म, और हमने जो अपना सिस्टम इस्तेमाल किया फतह 1, विच इज अ गुड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दैट डिड नॉट प्रूव टू इफेक्टिव। इट मतलब सम ऑफ देम पेनिट्रेटेड, बट जो इंडिया का लेयर डिफेंस है, इंटीग्रेटेड डिफेंस है, जिसके अंदर बराक 8 भी है, जिसके अंदर S-400 है, जिसके अंदर आकाश है, एक दो और उनके, मोस्ट ऑफ आवर फतह मिसाइल्स वर टेकन आउट। हम्म, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता यह है कि शऊरी तौर पर कोशिश ये की गई थी कि आप उसको अंडरवेलमिंग रखें। लेकिन अगर आपने उसको अंडरवेलमिंग रखना है शऊरी तौर पर, तो फिर आप क्यूपी क्यू प्लस जो है वो आपका डॉक्ट्रिन नहीं हो सकता, लेकिन मैं बिकॉज ये जानना चाह क्यूपी रहा हूँ। क्यू प्लस डज नॉट स्क्वायर विद एन ठीक, अंडरवेलमिंग। आपने जब ये कहा कि जी मामे पाक में, मैं फिर फरहान साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं सिर्फ थोड़ी सी एलाबोरेशन ले लूँ एजाज साहब से। जब जब आपने ये कहा कि जी अब न्यू नॉर्मल हमने सेट करना है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमने सेट करने हैं नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट के, व्हाट डज दैट मीन? या सबसे पहले सिफारती सतह पर, और जो कानूनी सतह है उसके ऊपर आप अपना केस जो है वो इस्टेब्लिश करें। यानी कानूनी सतह के ऊपर जो इंडस वाटर्स ट्रीटी का ये अबेयंस का जो सारा मामला है, इसको आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाएं सेपरेटली।
एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी केस चल रहा है, आई एम नॉट रेफरिंग टू दैट, कि भारत ने ये किया। वो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत कबूल कर लेगा, सो दैट्स नॉट द पॉइंट है। द पॉइंट इज कि आपने कुव्वत के इस्तेमाल की तरफ जाने से पहले कानूनी, इखलाकी और सिफारती सतह के ऊपर आपने अपना केस बनाना है। दूसरा, सिफारती सतह पे आपने तमाम अपने दोस्त ममालिक को यह बताना है कि जी ये इंडिया की पॉलिसी है, और इंडिया ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जब भी ये होगा तो वो ये करेंगे। इसलिए हम मैं आपको बता रहे हैं कि इन दी इवेंट थोड़ा सा, अगर सॉरी इस मैं, तरह का कोई मामला होता है, हाँ, तो इस तरह का कोई मैं मामला थोड़ा होता सा है तो आपको हम। इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा जी। सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं थोड़ा सा उसको मजीद जरा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लेट्स टेक अ सिचुएशन, हम्म, आज से कुछ अरसे बाद कश्मीर में एक और इंसिडेंट होता है, हेल्ड कश्मीर, ठीक है। ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। जैसे ही वो हम्म, इंसिडेंट हुआ, भारत की तरफ से ये बयान आना शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, और अब हम जो है पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे। ये हो, हम्म, इसके बाद नेक्स्ट राउंड में अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड जस्ट डू व्हाट इट डिड दिस टाइम, या जब आपको पता है कि अब भारत ने ये कह दिया है कि हम अब आपके ऊपर कुछ करेंगे, तो फिर हम क्या करें? मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि आपने अभी से एक जो टर्म्स आपके हैं उनको आपने कानूनी तौर पे और सिफारतकारी के जरिए एस्टेब्लिश करना है, कि जिसके अंदर आपने ये उन्हीं के जो बयानात हैं, उनके वजीर आजम के और उनकी लीडरशिप के बयानात की बेसिस के ऊपर आपने तमाम दोस्त ममालिक को ये कहना है कि जी ये है। इसका मतलब यह है कि भारत ने इस बात का फैसला कर लिया है कि जब भी कोई हमला होगा वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। हम्म, इसलिए हम जो आर्टिकल 51 है उसको हम प्रिएम्प्टिवली जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी इस बात का अंदिया दे दिया है, एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा। हम्म, चूंकि ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, इसलिए अगर कल को कोई हमला होता है और उसके बाद इंडिया के बयान आता है, तो आपके पास फिर आपने ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली एक चीज को एस्टेब्लिश कर लिया है और बता दिया है कि इन द इवेंट समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वी विल स्ट्राइक फर्स्ट, वी विल ये मैं वी विल समझ रहा हूँ। एस्टैब्लिश। ठीक, एग्जैक्टली, नाउ और दिस इज द पॉइंट। लेकिन लेकिन उसको हाँ, उसको करने से पहले उसको करने से पहले ये नहीं है आपने इसको अपना जो आपका न्यू नॉर्मल है, जिसके जरिए आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, उसको आपने सिफारतकारी के जरिए एस्टैब्लिश करना है, ठीक, उसको अपने बयानिए के जरिए एस्टैब्लिश करना है। ये वाला जो पॉइंट है प्रोफेसर फरहान, जरा इस पे थोड़ा सा अपना मुझे आप ओपिनियन दें। एजाज साहब ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की, और मेरे ख्याल में ये वो चीज है जो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं हो रही, कि आर्टिकल 51 को हम इंटरप्रेट करें। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एजाज साहब, इफ आई मैं अगर आपकी बात की तशरीह गलत कर रहा हूं, मुझे रोक दीजिएगा। आज आप, जो यूएन चार्टर में देखिए सेल्फ डिफेंस है ना, आपने हाँ, एस्टैब्लिश कर दिया कि भारत ने फैसला किया कि वो आप पर हमला करेगा। हाँ। तो अब तो अगर, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो भारत कह रहा है कि अब हम हमला करेंगे, तो हम पहले पहल करें टू इंश्योर कि हम जो है वो उनका वेट नहीं कर रहे, हम वी आर नॉट वेटिंग टू रिस्पॉन्ड, वी टेक द इनिशिएटिव। ये नुक्ता है, इस पे जरा अपना आप वो दें, अपना ओपिनियन दें। आप मुझसे पूछ रहे बात सर? जी जी जी, जी जी। फरहान अच्छा साहब। देखिए, अगर जी अगर आप जो रिटेलिएशन की आपने बात की और एजाज साहब ने भी बात की, मेरे ख्याल में कि अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो इस दफा हमारी रिटेलिएशन इमीडिएट थी। 19 में अगर आपको याद हो, जब इंडियन इंग्रेस हुई और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने फना फला पे रोल अपना बालाकोट पे जो है वो ड्रॉप कर दिया। और जो इमीडिएट रिएक्शन आया हमारी तरफ से वो ट्वीट आई DGISPR साहब की तरफ से, और उसके नतीजे में एक बड़ा रिएक्शन हुआ पाकिस्तान में कि जी ये जहाज अंदर आ गए, बालाकोट तक आ गए, वापस चले गए। और एयरफोर्स ने जो है और हमारी मिलिट्री ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों नहीं गिराए गए? हम्म, और उस रिएक्शन की वजह से डोमेस्टिक प्रेशर है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से जो है वो, अगले दिन फिर हमने वो एक्शन लिया और फिर अली नंदन और पायलट और उनका जहाज गिराया हुआ।
इस दफा अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है हमें ये सोचना चाहिए कि इंडिया की एक्सपेक्टेशन क्या थी जब उन्होंने इस दफा ये मिसाइल अटैक्स किए। नरेंद्र मोदी की 2019 में जब ये पुलवामा बालाकोट का अटैक हुआ तो उन्होंने एक स्पीच की और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तानी मिलिट्री ये अज्यूम कर रही थी कि 2016 की तरह कि जी हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ग्राउंड स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हम ऊपर से आ गए हम्म एंड वी कॉट देम बाय सरप्राइज। हम्म लेकिन इस दफा ये हुआ कि हमारी रिटेलिएशन इमीडिएट थी, मिसाइल अटैक्स हुए और वो फिर हमने उनके जहाज भी गिराए और वहां से शुरू से ही जो है वो शुरू में ही हमारी वो फेस सेविंग हो गई। अगर ये सोचें कि अगर हम ये ना करते हम्म then the situation would have played out, I think, more dangerously or more destabilizingly than it actually did. तो वहां पे मेरा ख्याल में कि वो इमीडिएट रिटेलिएशन ने जो है वो इस क्राइसिस की एस्केलेशन के कंट्रोल के हवाले से मेरे ख्याल में एक अहम जो है वो एक रोल प्ले किया है इस दफा। जहां तक ये बात है कि जो इनिशिएशन और जो इजाज साहब ने बात की डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली, मेरे ख्याल में कि दोनों मुल्कों में कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। अगर हमें हॉस्टिलिटीज को और एस्केलेशन को और क्राइसिस मैनेजमेंट अगर इफेक्टिवली करना है। अब इंडिया में देखें ये एक कल्ट है ऑपरेशनल सुपीरियोरिटी का जो बीजेपी ने जो है वो वहां पे एक नैरेटिव क्रिएट किया है। बड़ा एक अच्छा एक आर्टिकल अर्जन तारापुर ने लिखा था, द कल्ट ऑफ ऑपरेशनल सुपीरियोरिटी द हिंदू में, जब हमास ने अटैक किया इसराइल पे और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी फेल हो गई बिकॉज हमास इज नॉट अटैक्ड इसराइल। तो एक जो इंडिया में जिसका जिक्र भी हुआ पहले कि ये एक नैरेटिव है कि जी हम पनिश करके और डेसिमेट करके और खत्म करके पाकिस्तान को और कोई पॉलिटिकल कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे उनसे। मेरे ख्याल में ये पॉलिसी और जो एजाज साहब ने बात की कि जिस तरह हम लोग रिटेलिएट किया इस दफा, तो वो जो मिलिट्री सोल्यूशन है, कोर्सिव सोल्यूशन है जो इंडिया इम्पोज करना चाह रहा था, वो फेल हो गया। हम्म तो मेरा ख्याल है इंडिया में उसके उस किस्म की सेल्फ रिफ्लेक्शन होने की जरूरत है। हमारे यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत ये है मेरे ख्याल में कि जब भी हम पे ये एक इल्जाम लगता है कि जी ये जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं ये सारे पाकिस्तान से आते हैं और उसमें फला फला तंजीमें हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट हुआ और इसको सिलेक्टिव रिपोर्टिंग के, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये काम तो हम 30 साल से कर रहे हैं। लेकिन एक उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज भी कही जो कि मीडिया पे प्ले आउट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे यहाँ किसी किस्म की ये सेंचुरीज नहीं, और हमने इन सबसे डील किया। तो मेरे ख्याल में कि हमें जो मैसेजिंग करनी चाहिए अब, वो ये मैसेजिंग से अब हमें आगे चलना चाहिए कि जी 70-80 हज़ार लोग मर गए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, हमारी मीशत का नुकसान हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब हमें अपने डिस्कोर्स को ट्रांसफॉर्म करना है ये कह के कि जी वी हैव अचीव्ड सक्सेसेस इन डिसमेंटलिंग ऑल द टेररिस्ट नेटवर्क्स हम्म ड्यूरिंग इट आफ्टर द वॉर इन टेरर, और वो हम्म सक्सेसेस ये बताती है कि जी हम किसी भी ऐसी चीज में मुलविस नहीं है। तो जो एजाज साहब ने बात की डिप्लोमेटिक और एक पॉलिटिकल ऑफेंसिव में, मेरा ख्याल है उसमें हमें इस चीज को भी साथ साथ इस नैरेटिव को भी हमें उजागर करने की जरूरत है कि वी हम्म हैव डिसमेंटल्ड दीज टेररिस्ट नेटवर्क्स, इनसे और ये अब एग्जिस्ट नहीं करते। हम्म और ये जो इंडिया का इल्जाम है जिसमें वो हर चीज एसोसिएट करता है कि जी पाकिस्तान मुलविस है, इसमें कोई सदाकत नहीं। हम्म। लेकिन एजाज साहब, जब ये देखें ना डिप्लोमेटिक, जो अभी आप बात कर रहे थे इससे पहले कि हमें डिप्लोमेटिकली अपना केस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन हम डिप्लोमेटिकली अगर अपना मामलात को बेहतर कर भी लेते हैं, अगर इंडिया तुला हुआ है कि उसने हम हमारे पे हमला करना है अगली बारी, तो उसने उन डिप्लोमेटिक मामलात को कुछ ज्यादा टाइम ऑफ डे नहीं देना। सो अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है वो तो यही है कि अगर वो काइनेटिक एक्शन ले रहे हैं तो हमने उसके लिए तैयारी करनी है। आपका ये कहना है कि हम आर्टिकल 59 विच इज द राइट टू सेल्फ डिफेंस उसको फ्लिप कर दें और हम कहें कि जी अगर आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे पे हमला करने आ रहे हैं, तो हम पहले ही, यानी हम काइनेटिक ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करें। अगर हम करते हैं तो फिर हम अग्रेसर होंगे, फिर हमारे ऊपर आएगा। सो ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि बिकॉज
ये जो आप कह रहे हैं उससे पहला रिस्पॉन्स यही आएगा कि अच्छा जी, फिर दुनिया कहेगी जी पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया है, इंडिया ने तो सिर्फ धमकी दी थी, हमला आपने किया है, तो उससे हमें नुकसान नहीं हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर जो है वो लिटरेचर में बहुत बहसें हो चुकी हैं। बर्नार्ड ब्रोडी की जो किताब है स्ट्रेटजी इन द मिसाइल एज, उसमें ये प्रिएम्पशन और प्रिवेंटिव उसके ऊपर बहुत बहस है। इसके अंदर मॉरल हैजर्ड का इशू, वो भी एक वो मतलब आई डोंट वांट गेट इनटू दोज टेक्निकलिटीज। हम्म। लेकिन देखिए, बात यह है, मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो ये है कि भारत ने आपको एक वाजे बात कर दी है, और ये बात जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है कि उन्होंने सरकारी तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। और वो पॉलिसी ये है कि जब भी कोई हमला होगा, हम्म। भारत उस हमले को अ, जो है वो लिंक करेगा पाकिस्तान के साथ, हम्म। और भारत को इस बात का हक होगा कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका वजीर आजम कह रहा है, उनकी सरकारी बयानात हैं, उनकी सरकारी पॉलिसी है। हम्म। आपने अपना केस जो है वो बनाना है उसकी बुनियाद पर, और आपने अपने दोस्त ममालिक को और वर्ल्ड कैपिटल्स को ये बताना है कि जी, आपके पास एक ऑप्शन है। या तो आप भारत को इस बात पर कायल कर लें कि भारत की ये पॉलिसी जो है वो गलत है, और भारत जो है वो पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के हमला नहीं कर सकता। आप हम्म। थ्रो द बॉल इन द वर्ल्ड्स कोर्ट कि आप ये कर लें। अदरवाइज, अगर कोई इस तरह की बात होती है मुस्तकबिल में, और अगर हमारे पास, जाहिर है वी ऑल्सो गेट इंटेलिजेंस, हमें भी पता है। अब इस दफा जो ये फरहान साहब बात कर रहे थे कि जो हमारा काउंटर एयर ऑपरेशन था वो इसीलिए था बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड इन मेनी वेज कि भाई अगर उस तरफ से कोई बिल्डअप होता है तो हम स्क्रैम्बल करेंगे, और विच इज व्हाट हैपेंड। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो अब मसलन ये भी आप देखें कि बात हो रही थी ना उनके तैयारे गिरने की, जो 9 अहदाफ थे, उन 9 अहदाफ में से सिर्फ 2 के लिए इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल हुई। सिर्फ 2 के लिए, मुरीद के और भावलपुर। बाकी जो अहदाफ थे जो आजाद कश्मीर में थे या जो वर्किंग बाउंड्री के साथ थे, उनके लिए भारत ने ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी इस्तेमाल की विद एक्सकैलिबर जीपीएस गाइडेड शेल्स। तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो 2 ठिकानों को निशाना बनाते बनाते 5 जहाज जो है काउंटर एयर ऑपरेशंस में उनके मार गिराए गए। उसका एक इम्पैक्ट है। मेरा कहने का मकसद ये है कि, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी वी लिट अप एंटायर पाकिस्तान, राइट। और उनका जो डीजीएमओ था, उनका जो डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल भारती, उसने भी कहा, ये तो भारती ने भी कबूल किया, जब उससे सवाल किया तो उसने कहा कि इन कॉम्बैट यू गेट लॉसेस, हम्म। बट द क्वेश्चन, इफ आई रिमेंबर हिज वर्ड्स accurately, but the question you should ask us, and indeed we should ask ourselves, is whether we achieved our objectives. हम्म। और वो ऑब्जेक्टिव क्या थे कि जी हमने जो हमला करना था वो हमने कर दिया ठिकानों के ऊपर। तो इसके अंदर आपने सिफारतकारी में एक और चीज भी करनी है, और वो ये कि ये जो ठिकाने थे मस्जिद, हम्म। और वो बहुत है, वो मस्जिद की मेहराब के ऊपर जो है ना, सूरा अल सफ से वो जो ऑपरेशन बनियानुम मरसूस जो है, वो उस आयत का जो है वो हम्म। से उठाया गया है जिस मस्जिद को इन्होंने निशाना बनाया। तो इसलिए हमने एक केस बनाना है। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जाते साथ जो है वो भिड़ जाना है, मैं ये मैं कह रहा हूं कि आपने अपना एक पूरा मॉरल, लीगल एंड डिप्लोमेटिक केस जो है वो एस्टेब्लिश करना मैं उससे एक स्टेप आगे जाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो चले हमने बना लिया, लेकिन इंडिया फिर भी डिटर नहीं हो रहा, तो फिर काइनेटिकली है। हम पहला एक्शन कैसे ले सकते हैं? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। देन यू हिट देम हार्ड, देन यू हिट देम हार्ड, डीप एंड रिपीटेडली। और आपके पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास भी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है, उनके पास भी कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास भी कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने फिर उनके और उसके अंदर एक और चीज भी है कि जो अभी आपको कैपेबिलिटी गैप्स नजर आए हैं अपनी तरफ, उनको भी आपने एड्रेस करना है। और देयरफॉर वो वेपन सिस्टम या प्लेटफॉर्म्स जो कि आपके लिए खतरा है, दे शुड बी द फर्स्ट फॉर यू टू टेक आउट।
और उसमें फिर हाफ ये आधे लेकिन रास्ते वाला उससे काम हमें नहीं। फायदा क्या होगा? मैं सॉरी, माय अपॉलॉजीज। अगर हम हम्म, पहले इनिशिएट करते हैं, अभी उन्होंने कुछ हम्म, किया, वो सिर्फ कह रहे हैं हम आपको हिट करेंगे, हम इनिशिएट करते हैं, हमने हिट करते हैं पहले, हम्म, उससे हमें क्या हम्म। फायदा होगा? उससे आपको फायदा ये है कि आपने जो इंडिया आपको बार बार सिग्नल कर रहा है, वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो 2019 हो या 2025 हो, वो कह रहा है कि मैं एस्केलेशन अवर्स नहीं हूं। हम्म। आई एम नॉट अवर्स, और मैं डोमिनेट करूंगा एस्केलेशन को, और मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ठीक हम्म। है। और इसके ऊपर onus of responsibility for further escalation is on Pakistan. हम्म। I am saying you reverse this. हम्म। You put the onus of escalation on India. ठीक है। उसे कहें कि this is what we have done. You want to go higher up on the rung? That is your choice. You want to go down? We are prepared to talk. But the issue is that we cannot allow you to determine when you will initiate hostilities against Pakistan. वेरी इंपॉर्टेंट। फरहान साहब, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे एजाज साहब कह रहे हैं हम फ्लिप कर दें, हम बोले नहीं, हमने कर दिया है, हमने हमला कर दिया है, हमने आपको हमला नहीं किया, हमने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लिया है। अब इट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। ए, हाउ विल दैट वर्क आउट? एंड बी, उससे डिप्लोमेटिकली हमारा केस कमजोर तो नहीं होगा? देखिए, हम इस सिनेरियो का प्रेमिस इस बात पे बना रहे हैं कि अगर एक टेररिस्ट अटैक इंडिया में होता है, अगर हम इसको रिवर्स कर दें और ये कहें कि अगर कोई एक मेजर टेररिस्ट अटैक बलूचिस्तान में होता है या केपी में हम्म। होता है, हम्म। और जिस तरह अब हम एसोसिएट कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो उसके पीछे जो है वो इंडिया है। और अभी जो हुआ है, जो क्राइसिस जिस तरह प्ले आउट हुआ है, उसमें अगर आप इंडियन एक माइंडसेट के साथ सोचें तो नजर यही आता है कि वो यही कहेंगे कि ये जितनी भी प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं इनको सपोर्ट किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर ये रिवर्स होता है और अगर इस तरह की सूरत हाल जिसमें हम जो है वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया की हेजमनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि हम जो है वो कश्मीर को कभी नहीं जो है वो छोड़ेंगे और कश्मीर का साथ नहीं छोड़ेंगे कश्मीरियों का, और इंडिया इसमें मुलव्वस है, तो अगर ये होता है तो क्या सवाल ये पूछने वाला है कि क्या हम वो एक्शन लेंगे एस्केलेटरी जो इंडिया ने लिया, हम्म। कि जी ये अटैक है और इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है और दिस गिव्स अस अ राइट टू अटैक पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में इस पॉसिबिलिटी को भी हमें काउंट करना चाहिए। जहां तक बात मैं सॉरी अगर एक इंटरवेंशन करूं हाँ, फरहान साहब, मैं भी। सॉरी, चलो, जी जी। कथा कलामी की माफी। मैं नहीं चाहूंगा कि हम इस पॉलिसी को ग्राउंड करें बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले होते हैं उसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। मकबूजा कश्मीर जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका भी है, और उस इलाके का तनाज़ा जो है वो कोई रियल एस्टेट का तनाज़ा नहीं है, वो इस बात पर है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत नहीं मिला। और मैं इस बात के साथ ये भी बात जोड़ना चाहता हूं कि हमें ये लफ्ज टेररिस्ट अटैक जो है इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। और हमने अपना केस जो है उसका बेड़ा गर्क किया है गुज़श्ता 20-25 सालों में बाय यूजिंग दिस वर्ड टेररिस्ट अटैक। क्योंकि उड़ी में इंडियन आर्मी, पुलवामा में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, उससे पहले कई हमले हुए। ये जो हमला हुआ है जिसके अंदर सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं, उसके अंदर भी whoever did this did not kill women and children, so there was that element of discretion or discrimination, or call it what you will। हमले का बुनियादी मकसद क्या था कि भारत की हुकूमत जो है इस बात का बार बार जो
फ्लैग कर रही थी वो ये थी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि देखें टूरिज्म इतना हो रहा है. सो द मैसेज द रेजिस्टेंस वांटेड टू सेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the occupation force, was कि नहीं, everything is not hunky dory. So I think मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, दिस इज विदाउट प्रेजुडिस टू व्हाट यू सेड, कि उसमें हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी कि हम कोई इक्विवेलेंस ना दें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की विद अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. लेकिन हैविंग सेड दैट फरहान साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो लिंक कर रहे हैं कि जी अगर कश्मीर में कुछ होता है तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं और कहते हैं हम उसके नतीजे में करेंगे, और एजाज साहब का पॉइंट इज वेल टेकन कि वो एक वहां पे जेन्युइन रेजिस्टेंस अलाउड है बिकॉज वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, ये दुनिया में सब जगह होता रहा है. लेकिन अगर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कोई हमला होता है और उसमें हमें ये क्लियर होता है कि इसमें भारत इन्वॉल्व है, तो क्या हम वही पॉलिसी को परसू कर सकते हैं और ये कह कर कि जी क्योंकि आपने हमारे सरजमीन पर हमला किया है तो अब हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करेंगे और हम अब आपको एक सबक सिखाएंगे? ये पॉलिसी पाकिस्तान को सूट करती है आपके ख्याल? मेरे ख्याल में देखिए, जरूरी चीज ये है कि हॉस्टिलिटीज की इनिशिएशन से पहले जो नेक्स्ट राउंड में होती है, उसमें हम अपना डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल केस क्या बनाते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना. मेरे ख्याल में जो नॉर्म्स हैं वॉरफेयर के, मॉडर्न वॉरफेयर के, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा है जिसकी आपने भी निशानदेही की, वो यही है कि हु इज द इनिशिएटर. और इनिशिएटर के ऊपर जो है वो प्रेशर ज्यादा होता है. प्रेशर सिर्फ ज्यादा जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से नहीं होता, बल्कि वो डोमेस्टिक प्रेशर भी फिर बहुत होता है, और फिर उसमें बैक डाउन करना जो है वो फिर एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन जाता है पॉलिटिकल एलिट्स के लिए, अगर वो हॉस्टिलिटीज इनिशिएट करें. मेरे ख्याल में जरूरी चीज ये है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं इन हॉस्टिलिटीज के जरिए. देखिए, अभी जो ये जो क्राइसिस प्ले आउट हुआ है, उसमें कम से कम हमने ये देख लिया कि जिस तरह एजाज साहब ने भी कहा कि कुछ गैप्स हैं. कि जिस तरह जो मिसाइल अटैक्स हुए पाकिस्तान में और जो वहां पे हुए इंडिया में, और उसके बाद जिस तरह वो हॉस्टिलिटीज जो है वो प्ले आउट भी हैं, तो प्रॉब्लम असल में ये है कि वो अनसर्टेनिटी है कि वो रुकेगा कहाँ पे जाकर, कि क्या हम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या. तो अगर मकसद ये है बताना कि जी वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर रेडी टू इन्फ्लिक्ट कॉस्ट ऑन यू, मेरे ख्याल में वो इस एपिसोड में हम कर चुके हैं, और वो हमने डिस्प्ले कर दिया है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है. इंडिया अपने तौर पे भी यही कह रहे हैं कि जी हमने डिस्प्ले कर दिया, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है. तो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम ये है जो जो गेमिंग सिनेरियो में अगर हम इसको लें कि जी अगर हम हॉस्टिलिटीज इनिशिएट कर रहे हैं और कर भी दें, और क्योंकि हमारे ऊपर ये अटैक हुआ या कश्मीर में कुछ होता है, तो पॉइंट ये है कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कि क्या होगा इसके बाद, कि क्या दुनिया हमारी बात फर्ज करें ज्यादा गौर से सुनेगी. हम क्या ये होगा कि जी किसी किस्म का अग्रीमेंट, कोई निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ बात चलेगी. तो मेरा ख्याल में ये क्लैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इन प्लानिंग और इन वॉर गेमिंग, कि हम क्या उससे हासिल करना चाहते हैं. तो देखिए, अब इंडिया के लिए मौमा यही है कि अब ये जो सारा हो गया, अब वो क्या हासिल कर लिया उसको, मीनिंग क्या बेनिफिट हुआ है उनको, सिवाय इसके कि जी ठीक है वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ दिस फॉर इंडिया, फॉर द साउथ एशियन रीजन, उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए. तो वो जो क्वेश्चन मार्क से बड़े हैं वो जो है वो उनका कोई इजी जवाब या कोई क्लियर जवाब जो मेरे ख्याल है इंडिया पाकिस्तान किसी के पास नहीं है. दैट इज व्हाई आई थिंक द सर्च फॉर स्टेबिलिटी इज द एंड गोल व्हिच बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान शुड एम फॉर. मैं अच्छा, इसमें इसके अंदर फरहान साहब ने एक बहुत अहम बात की है. एक तो ये कि हदफ आपका क्या होगा, मतलब क्या आप इससे क्या चाहते हैं, और दूसरा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया अनसर्टेनिटी का. अच्छा, अब ये जो
लिटरेचर है उसके अंदर बहुत दफा एक इख्तलात हो जाता है दो टर्म्स का, रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, खतरा और गैर यकीनियत। इनको हम जोड़ नहीं सकते। रिस्क कैलकुलेशन जो है ना, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, आप एक रिस्क कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टेटिस्टिकली जो है वो आप वर्कआउट करते हैं। अनसर्टेनिटी जो है ना, वो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैं जो आपको कह रहा था वो ये है कि आपका, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का इस पॉलिसी के हवाले से बुनियादी हदफ एक है, और वो ये, टू क्लियरली सिग्नल टू इंडिया थ्रू इंटेंशन एंड थ्रू कैपेबिलिटी कि इंडिया की पॉलिसी ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान इज नॉट वायबल, नंबर वन। सेकेंडली, कि रिस्क कैलकुलेशन जो है उसमें जो, चूंकि जैसे जैसे आप उस सीढ़ी के जीने जो है ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होते हुए वो जो लाइन है जहां पे खतरा और गैर यकीनियत जो है वो आपस में इम्ब्रिकेट करते हैं, वहां पे आप जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होना। तो आपने, दूसरा हदफ यह है कि आप ये कह रहे हैं कि तुमने फैसला करना है, भारत, तुमने फैसला करना है कि इस रिस्क को मजीद एस्केलेट करना है या इसको यहां पे रोकना है। और अगर ये दो अहदाफ आप अपने हासिल कर लेते हैं, हम्म। तो फिर भारत की ये पॉलिसी जो है कि वो जब जी चाहेगा पाकिस्तान पर हमला करेगा, वो फिर खत्म हो जाती है। सो अब हमारे पास क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, तो मैं आखिरी एक एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, और बिल्कुल ब्रीफली, ताकि हम फिर इसको रैप अप करें। फरहान साहब, बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन दैट वीव हैड, अब इसमें मुझे ये बताएं कि हमने जिस तरह अभी इजाज साहब बात कर रहे थे कि हमने इंडिया को डिटर करना है कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई स्टेप ना उठा पाए। मोदी ने जो कहा है वो तो ये पोजीशन ले रहे हैं कि जी डिटरेंस क्या, हमें तो इनकरेजमेंट मिल गई है। व्हाट डज पाकिस्तान नीड टू डू कि जेन्युइनली इंडिया के डिसीजन मेकर्स को ये अंदाजा हो कि हम अब अगली बारी, चाहे कश्मीर में कुछ हो, ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कि होगा, कि वो जब कैलकुलेट करें कि इसके हवाले से अगर हमें कोई रिस्पॉन्स करना है तो हमें उसकी क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट क्यों अनएक्सेप्टेबल हो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये ना करें। ये उनको कन्विंस करने के लिए पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है? तो पहली चीज ये कि डिटरेंस थियरी की और कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो डिटरेंस को हम अमूमी तौर पे लेते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव कंडीशन, कि ये रोकेगी आपकी एडवर्सरी को वो करने से जो वो करना चाहती है। लेकिन एक दूसरा आर्गुमेंट भी है कि डिटरेंस एक प्रोवोकेटिव कंडीशन भी है, क्योंकि दो स्टेट्स जब एक डिटरेंस की कंडीशन में लॉक्ड होते हैं तो वो फिर मौके तलाश कर रहे होते हैं एक दूसरे को हर्ट करने की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की। सो डिटरेंस इज एक्चुअली एक कंडीशन विच प्रोवोक्स द चैलेंजर टू एक्ट। तो जो इंडिया का जो नैरेटिव है और पाकिस्तान में भी जो नैरेटिव्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी लैंग्वेज वो प्रिवेंटिव टोन में, इट इज हार्बरिंग ऑन द प्रोवोकेटिव टोन कि जी हम इससे ज्यादा नुकसान आपको पहुंचाएं दोनों तरफ से, और अगली दफा अगर कुछ हुआ तो हम भी आपको जो है वो इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल में कि वो एक जो डिस्कशन है और एक जो नैरेटिव है, और यही चीज इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट डायट और जो आज एग्जिस्ट करता है, और जो सोवियत यूनियन और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट डायट से उसको बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो करता है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए, यूएस सोवियत यूनियन की एक पॉलिटिकल राइवलरी, उसमें इमोशंस, रिलीजन, कल्चर, वैल्यूज, हिस्ट्री, इसका कोई अमल दखल नहीं था। राइट।
टाइम कम है, कब किसी और वक्त इस पे बात कर सकते हैं। तो ये जो राइवलरी है इंडिया पाकिस्तान की, क्योंकि ये इसमें एक एंशियंट हेट्रेड्स का एक बड़ा अमल दखल है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान उस नहज पे हैं कि ये वाकई में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक। और हमारी जो अब जो ऑपरेशन, जिस तरह पिछली दफा जब 2019 में थे तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था, इस दफा ऑपरेशन बुनियान मरसूस है। उसकी एक फ्रेमिंग जो है वो एक रिलीजियस जो है वो फ्रेमिंग दी गई, और इंडिया में तो पिछले 10 सालों से इसी तरह कल्चरल और रिलीजियस उसकी फ्रेमिंग आ रही है। तो मेरे ख्याल में आपका जो सवाल है कि जी किस तरह रोका जाए, अगेन व्हेन बोथ साइड्स आर रिजॉल्व और इंडिया इज हाईली रिजॉल्व, कि जी नुकसान पहुंचाना ही पहुंचाना है। और उसमें फिर ये नहीं देखते कि जी इसका हमें फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो। हम्म। कॉस्ट ये है कि जी हमें बैक डाउन नहीं करना, कुछ भी हो जाए हमें अगले को नुकसान पहुंचाना। तो जब ये हम्म। फ्रेमिंग और माइंडसेट हो, जो कि है, जो कि दोनों तरफ है, तो मेरे ख्याल में उसका फिर नतीजा एक मिलिटराइज, एक मजीद और एक ओवर मिलिटराइज्ड क्राइसिस हम्म। और एक मिलिटराइज्ड वॉर ही होगी। कम से कम मुझे इस तरह तो ये नहीं जा सकता फाइनली, फिर दैट मीन्स कि डिटरेंट वैल्यू ना हमारे पास है ना उनके पास है, ना वो हमें डिटर कर पा रहे हैं और ना हम उनको डिटर कर पा रहे हैं। देखिए, लिटरेचर में इस सिचुएशन के लिए इस्तेलाह मौजूद है। इस वक्त डिटरेंस का तो मामला नहीं, डिटरेंस का तो ब्रेकडाउन हो चुका है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इस वक्त तो इशू है कंपेलेंस का। देखिए, डिटरेंस जो है ना वो एक स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है, और वो टाइम बाउंड नहीं होती। हम्म। कंपेलेंस जो है ना वो टाइम बाउंड होती है, और वो स्टेबल कंडीशन नहीं है। वो बेसिकली ये है कि अगर मैं शेलिंग का वो इस्तेमाल करूं कि भाई एक बंदा गाड़ी पूरी रफ्तार पर ला रहा है, आपने उसके रास्ते में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, आपने उसको कहा है कि द डिसीजन टू कोलाइड और नॉट कोलाइड इज ऑन यू, हम्म। ठीक है। तो सो दिस इज नॉट अ गेम ऑफ चिकन, दिस इज अ गेम वेयर यू प्लेइंग इट इन अ वे कि जहां पे यू लीविंग समथिंग टू चांस। और इस वक्त वो इशू कंपेलेंस का है, और वो जो फरहान साहब ने बात की उसके अंदर जो एंशंट हेट्रेड, आई मीन क्लाउजेविट्स की भी जो 3 लेवल्स हैं ग्रामर ऑफ वॉर के, दे स्टार्ट विद द पैशन ऑफ पीपल, passion of people. Then how do you harness those passions, and then how do you harness those battles with the higher political strategic objective, which is the highest level of war. हम्म। तो इस वक्त जो मैं समझता हूं कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है, और ये एक बहुत बड़ा मकसद नहीं है, ये एक मकसद है which I would consider as the more immediate one, to ensure that India understands that the cost of aggressing against Pakistan is prohibitive. और ये जो वहां कॉस्ट है से ये फिर आपने बात आगे हम्म, नहीं। और वो वाली जो प्रोहिबिटिव कॉस्ट है वो इस बार जो हमारा रिस्पॉन्स था उसमें वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट नहीं थी। टू सम एक्सटेंट यस, बट नॉट टू द एंटायर। उसके लिए विच मीन्स हमें उसके लिए हमें उसके लिए हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। विच मीन्स के क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए इंडिया को कि नेक्स्ट टाइम जब आप अगर कुछ करेंगे तो प्रिसाइज हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ नॉच अप नहीं होगा, वो X2 3 होगा, वट एवर दैट माइट मीन। प्रिसाइजली। तो हम इस नोट पे मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होने के इम्कानात जो हैं वो रोशन का लफ्ज तो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि रोशन बड़ा पॉजिटिव लफ्ज हो जाता है, लेकिन ये कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और डिटरेंस, इस तरह एजाज साहब बात करें कि डिटरेंस तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। अब तो दोनों मुल्कों ने और हमारे लिए स्पेशली ये है कि हमने अगले कॉन्फ्लिक्ट को डोमिनेट कैसे करना है। और फिर उसके बाद जो जो आपका प्रोफेसर फरहान का जो सारा थीसिस था रिजॉल्व पैराडॉक्स का, कि चलें आपने एस्केलेशन तो डोमिनेट कर ली लेकिन डी एस्केलेट जो है वो कैसे करना है। तो दीज आर वेरी बिग क्वेश्चंस विच रिमेन इन द एयर, विच मीन्स के हम एक बहुत ही खतरनाक और इन्फ्लेमेबल सिचुएशन में है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ
फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो इस इन कलमात के साथ आज का ये मैं पॉडकास्ट खत्म करता हूँ। आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जाते आते आपको ये अच्छी खबर भी दे दूं कि जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है उसमें अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तो ये एक और अच्छी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए आई है। ही इज माशाल्लाह डिलीवर्ड फॉर हिज जबरदस्त। कंट्री वंस अगेन। ये आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को मैं वक्तन फवक्तन तंग करता रहूंगा, और उम्मीद है कि आप अपना वक्त जो है वो देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो थैंक यू। मच।